बच्चों, अब मेरी आवाज आपको आ रही होगी। अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अगर अब आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिए। चलो अब यस लिख दीजिए। बहुत देर से नो वॉइस लिख रहे हो आप लोग। अब यस लिख दीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए। अगर मेरी आवाज आ गई है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है। ठीक है, आ गई है, आवाज आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों आपके ऐप में हैंड रिटन नोट्स भी आए हैं, लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा, जो क्लासरूम के जो नोट्स हैं, जो आपको पीपीटी दी गई है, जो क्लास में लिखाई गई है, वो बेस्ट है। आप उसी को यूज करिएगा। जिसको हैंड रिटन नोट यूज करना है वो हैंड रिटन नोट यूज कर सकता है। बट अगर आप मेरी मानेंगे तो जो क्लासरूम की पीपीटी है उसमें चीजों को एक्सप्लेन किया गया है बहुत बेहतर तरीके से। तो आप क्लासरूम की पीपीटी के साथ जाइएगा। दोनों चीजें मत पढ़िएगा, दोनों चीजें मत पढ़िएगा। आप क्लासरूम की पीपीटी के साथ जाइएगा। दूसरी चीज, कुछ नोट्स बाकी हैं कुछ लेक्चर्स के, वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। तीसरी चीज आपको बतानी थी कि हमने देखिए एक चैप्टर पढ़ा, बहुत बेसिक से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने क्लासरूम में सॉल्व भी किए। और कुछ क्वेश्चन थे उसमें, 70-80 क्वेश्चन थे जिनके अभी आपको आंसर नहीं मिले हैं। वो आंसर भी मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल की क्लास में जो पीपीटी होगी उसमें मैं वो आंसर की आपके साथ शेयर कर दूंगा। तीसरी चीज है आपका, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, इसको जेनेटिक्स बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बहुत ही बेसिक से उठाना पड़ता है स्टूडेंट को, बहुत ही ज्यादा बेसिक से उठाना पड़ता है। और इसमें टीचर का जितना फोकस चाहिए उससे ज्यादा फोकस स्टूडेंट का चाहिए। तो बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना ज्यादा अपने आप को फोकस कर सकते हो उतना ज्यादा फोकस करना। अभी अभी मत लिखो चैट बॉक्स में, अभी कुछ मत लिखो टाइम टेबल टाइम टेबल। अभी मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जब मैं आपको लिखने का चांस दूंगा तब आप ये सारी चीजें डिस्कस करिएगा। अभी मेरे पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो अच्छे से, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में इस चैप्टर को काउंट किया जाता है। बट आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बट आप पूरा फोकस करिएगा, जितना फोकस कर सकते हैं उतना फोकस करिएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको उठाऊंगा। हो सकता है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए मैं अपनी स्पीड थोड़ी और कम कर लूं, अपनी वॉइस को थोड़ा और कम कर लूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत बेसिक से उठाया जाता है, बहुत तमीज में पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज, आज और कल जो मैं 2 दिन आपको पढ़ाऊंगा, आप घर पे जाके एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे, ये आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक्स आपको समझाने पड़ेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। ये एक बेसिक्स आपको समझाने पड़ेंगे। तो मैं आपकी जो पहली क्लास लेने वाला हूं आज, वो मैं कोई एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी क्लास लेने वाला हूं। तो आप 2 क्लास तक घर पे जाके एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी खोली, इससे आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, और आप अपनी तबाही के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आई रिपीट, आप 2 क्लास तक एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे। तो बच्चों, तो हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा एकदम बेसिक से उठाया जाएगा। चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से आप परमिशन दे दीजिए, जल्दी से आप परमिशन दे दीजिए। यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। मैं अपनी वॉइस को थोड़ा कम रखूंगा और स्पीड को थोड़ा कम रखूंगा। इस चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस करना, चैट बॉक्स पे ध्यान मत देना अभी। बच्चों, मैं एक जीन्स लाया हूं, देखो ये रही जीन्स, आपको जीन्स दिख रही होगी।
ये देखिए आपको ये जीन्स दिख रही होगी, क्या आपको ये जीन्स दिख रही है? ये आपको ये जीन्स दिख रही होगी, ठीक है। अब आप देखिए ये जो जीन्स आपको दिख रही है, ये जो जीन्स आपको दिख रही है, मुझे गोवा जाना है। कहां जाना है? गोवा जाना है, घूमने के लिए गोवा जाना है। तो बच्चों अगर मैं इस जीन्स को अपने बैग में ऐसे का ऐसे ही डाल दूंगा तो ये जीन्स मेरे बैग के अंदर स्पेस ज्यादा घेरेगी। ये जो जीन है ये डीएनए है, ये जो जीन्स है, ये जो जीन्स है ये है आपका डीएनए। तो होता क्या है, डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। अगर आप उस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर बैठाओगे तो वो डीएनए ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। मेरी जीन्स की लेंथ बहुत बड़ी है, बट जो मेरा बैग है, जो मेरा न्यूक्लियस है, उसके अंदर स्पेस बहुत छोटा है। तो अगर मुझे इस जीन्स को बैग के अंदर रखना होगा तो मुझे इस जीन्स को फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जो डीएनए है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर उस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो डीएनए को पैक करना पड़ेगा, डीएनए को फोल्ड करना पड़ेगा, ताकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट हो जाए। पहली चीज तो ये हो गई। तो बच्चों अगर मैं आपको बोला कि मेरे पास एक जीन्स है, फुल लेंथ में जीन्स है, इस जीन्स का मतलब है डीएनए, इस जीन्स का मतलब है डीएनए। अगर मैं इस जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड कर दूं, अगर मैं इस जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड कर दूं, अगर मैंने इस जीन्स को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ये जीन्स ऐसी है, मैंने इसको ऐसे करके इतना ही फोल्ड किया, पूरा फोल्ड नहीं किया। तो जीन्स को जब मैंने फोल्ड किया तो ये जो चीज बनी, ये जो चीज बनी, मैंने डीएनए को फोल्ड कर दिया, मैंने डीएनए को फोल्ड कर दिया, डीएनए को फोल्ड किया तो जो चीज बनी इसको मैंने बोला क्रोमैटिन, इसको मैंने बोला क्रोमैटिन। लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा फोल्ड कर दूं, और ज्यादा फोल्ड कर दूं, और ज्यादा फोल्ड कर दूं, तो जो चीज बनी उसको मैंने बोला क्रोमोसोम, उसको मैंने बोला क्रोमोसोम। तो आप मुझे लिख के बताइए किसके अंदर ज्यादा फोल्ड होंगे, किसके अंदर ज्यादा कॉइलिंग होगी, क्रोमैटिन में या क्रोमोसोम में? लिख के बताइए किसमें ज्यादा फोल्डिंग होगी, किसमें ज्यादा फोल्ड होंगे, किसमें ज्यादा कॉइल्स होंगे, किसमें ज्यादा फोल्ड होंगे, किसमें ज्यादा कॉइल्स होंगे? क्रोमैटिन में या क्रोमोसोम में? क्रोमैटिन में या क्रोमोसोम में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्रोमोसोम। आज की क्लास बेसिक की क्लास होगी। ये देखिए ये है डीएनए, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं, उन प्रोटीन को बोलते हैं क्रोमैटिन, उन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन आकर जुड़ गए, उन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो डीएनए फोल्ड हो गया। तो डीएनए जब फोल्ड हुआ तो इसको बोला क्रोमैटिन, इसको बोला क्रोमैटिन। इसमें और ज्यादा फोल्डिंग हो गई, और ज्यादा फोल्डिंग हो गई, तो एक चीज बना जिसको बोला क्रोमोसोम, जिसको बोला क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जो चीज जानेंगे, सबसे पहले हम जो चीज जानेंगे, पूरा का पूरा फोकस करना कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आपके पास था डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपके पास कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं? आपके पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रहा। अभी जज मत करना, धीरे धीरे सीन बनेगा, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में जज मत करना,
आधे घंटे का टाइम देना, आधे घंटे के बाद फैन हो जाओगे, आधे घंटे के बाद फैन हो जाओगे। स्टार्टिंग में जज मत करना, स्टार्टिंग में कुछ जज मत करना, एकदम शांत रहना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बिल्कुल सही है। इसके साथ आकर कुछ प्रोटीन जुड़े, जिन प्रोटीन को आप बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिनको आप बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के साथ जुड़ा तो आप देखिए डीएनए पहले से छोटा हो गया, डीएनए पहले से छोटा हो गया क्योंकि इसके अंदर फोल्डिंग आ गई। ये देखिए कॉइलिंग हो गई, यहां पर कॉइलिंग हो गई, यहां पे कॉइलिंग हो गई, यहां भी कॉइलिंग हो गई, यहां 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 कॉइलिंग हो गई। तो आप देखिए यहां पर डीएनए फोल्ड हो गया, डीएनए में नंबर ऑफ कॉइलिंग ज्यादा हो गई, यहां नंबर ऑफ कॉइलिंग कम है। यहां पे कॉइलिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉइलिंग ज्यादा है, नंबर ऑफ फोल्डिंग ज्यादा है। यहां डीएनए फोल्ड हो गया, यहां डीएनए लंबा लग रहा है, यहां डीएनए छोटा लग रहा है। यहां डीएनए लंबा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर फोल्डिंग्स कम है, इसके अंदर कॉइलिंग कम है। हिस्टोन प्रोटीन जुड़ने के बाद इसके अंदर फोल्डिंग्स बढ़ गई, इसके अंदर कॉइलिंग बढ़ गई। तो ये जो चीज बनी इसको हमने बोला क्रोमैटिन, इसको हमने बोला क्रोमैटिन, इसको हमने बोला क्रोमैटिन। अरे अभी नोट नहीं करना, अभी समझ, नोट करने का समय दूंगा, अभी तो नोट क्या, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है मेरे भाई। अब आप यहां देखिए इसके अंदर और ज्यादा कॉइलिंग हो गई, इस डीएनए में और ज्यादा कॉइलिंग हो गई। देखिए डीएनए में और ज्यादा कॉइलिंग हो गई, तो नंबर ऑफ कॉइलिंग ज्यादा हो गई, तो आपने बोला क्रोमोसोम, आपने बोला क्रोमोसोम। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ा, हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए में नंबर ऑफ फोल्डिंग, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज किया। उसके बाद ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए है उसमें नंबर ऑफ फोल्ड बढ़ गए। अगर उसमें और नंबर ऑफ फोल्ड बढ़ जाए तो क्रोमैटिन किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। तो आप मुझे बताइए क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में दोनों के अंदर आप लिख के बताइएगा, डीएनए को रिप्रेजेंट किया है 1 से, क्रोमैटिन को रिप्रेजेंट किया है 2 से, क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया है 3 से। तो आप मुझे बताइए 2 और 3 में, दोनों में किसमें लेंथ ऑफ डीएनए ज्यादा है? किसमें डीएनए की लेंथ ज्यादा है? 2 और 3 में किसमें डीएनए की लेंथ ज्यादा है? 2 है क्रोमैटिन, 3 है क्रोमोसोम। किसमें डीएनए की लंबाई ज्यादा है? लिख के बताइए, लिख के बताइए किसमें डीएनए की लंबाई ज्यादा है, लिख के बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, यहां पर डीएनए की जो लेंथ है वो ज्यादा है, और यहां पर जो डीएनए की जो लेंथ है वो आपकी लेस है। बिल्कुल सही है। दूसरा चीज देखिए, थिन और थिक, थिन और थिक, जितना लंबा होगा उतना पतला होगा। जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी, अगर कॉइल्स हुआ, कॉइल्स हुआ, डीएनए छोटा हुआ, तो आप मुझे बताइए 2 और 3 में कौन ज्यादा थिक है? 2 और 3 में कौन ज्यादा थिक है? लिख के बताइए 2 और 3 में कौन ज्यादा थिक है? लिख के बताइए 2 और 3 में कौन ज्यादा थिक है? लिख के बताइए, लिख के बताइए 2 और 3 में ज्यादा थिक कौन है? ज्यादा थिक कौन है? बिल्कुल सही, जो जितना छोटा होगा वो उतना थिक होगा। ये थिक है और ये आपका थिन है। कॉइलिंग किसमें ज्यादा है? क्रोमैटिन में कॉइलिंग जो है वो कम है। यहां पर क्रोमैटिन में कॉइलिंग कम है और क्रोमोसोम में कॉइलिंग ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर
कहां पर डीएनए ज्यादा अनकंडेंस है, यहां पर डीएनए अनकंडेंस है, यहां डीएनए कंडेंस है। तो अगर मैं कहूं क्रोमैटिन में डीएनए जो है आपका वो आपका अनकंडेंस है, और क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो आपका अच्छी तरीके से पैक है, वो आपका कंडेंस है। तो जितनी ज्यादा कॉइलिंग्स होगी, जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी, उतनी विजिबिलिटी अच्छी होगी। जितनी कॉइलिंग कम, जितने लूप्स कम, जितनी फोल्डिंग कम, उतनी विजिबिलिटी कम। तो यहां पर जो विजिबिलिटी है, जो यहां विजिबिलिटी है, इसकी विजिबिलिटी जो है वो आपकी लेस है, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपकी मोर है। तो बच्चों क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस हुआ? क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसके अंदर कॉइलिंग ज्यादा है, उसके अंदर फोल्डिंग ज्यादा है, उसका डीएनए ज्यादा कंडेंस है। तो क्रोमोसोम आपका थिक है, क्रोमैटिन आपका थिन है। इसमें डीएनए की लंबाई ज्यादा है, इसके अंदर फोल्डिंग जो है वो कम है, इसके अंदर जो कॉइलिंग है वो आपकी जो कॉइलिंग है वो कॉइलिंग कम है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ में आया तो यस लिखिए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ में आया तो यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास इतना लंबा डीएनए था, ये लंबा डीएनए न्यूक्लियस में नहीं आ सकता। मैंने इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जोड़े, हिस्टोन प्रोटीन ने इसके अंदर कॉइलिंग्स लेकर आया, हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए को फोल्ड किया, डीएनए में कॉइलिंग्स को बढ़ाया, तो इसको मैंने क्रोमैटिन बोला। इसके अंदर अगर और कॉइलिंग्स आ गई, इसके अंदर अगर और फोल्डिंग आ गई, तो ये और छोटा हो गया, ये थिक हो गया, ये कंडेंस हो गया, इसमें कॉइलिंग ज्यादा है, इसमें डीएनए की फोल्डिंग ज्यादा है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। जितना छोटा होगा उतना इजीली बैग के अंदर बैठ जाएगा, उतना इजीली न्यूक्लियस के अंदर बैठ जाएगा। तो इतना लंबा डीएनए को न्यूक्लियस में कैसे बैठाओगे? क्रोमैटिन, उसके बाद क्रोमोसोम। ये है आपका डीएनए, ये है आपका क्रोमैटिन, ये है आपका क्रोमोसोम। तो आ गया होगा समझ में? अरे आ गया होगा समझ में। तो मुझे बताओ किसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी विजिबिलिटी ज्यादा? क्रोमोसोम की विजिबिलिटी ज्यादा। तो जो इंटरफेस होता है जहां पर सेल डिवाइड नहीं करती, जहां पर सेल डिवाइड नहीं करती, उस फेस में जो चीज दिखती है वो क्रोमैटिन है, और प्रोफेस के लेट में या कहूं मेटाफेस में, मेटाफेस बोलूं 11th क्लास में आता है, या मैं बोलूं लेट प्रोफेस, या मैं बोलूं लेट प्रोफेस, प्रोफेस की एंडिंग या फिर मेटाफेस की बिगिनिंग, प्रोफेस की एंडिंग या फिर मेटाफेस की बिगिनिंग। तो जब आप सेल को मेटाफेस स्टेज में देखते हो तो आपको वहां क्रोमोसोम दिखता है, जब आप सेल को इंटरफेस में देखते हो तो आपको क्रोमैटिन दिखता है। क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम हो, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, दोनों ही डीएनए के बने हैं, दोनों में ही हिस्टोन प्रोटीन है, दोनों में ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और थोड़ा सा आरएनए है। हे क्रोमैटिन, हां तेरा कॉम्पोजिशन क्या है? क्रोमैटिन में डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और थोड़ा सा आरएनए है। हे क्रोमोसोम, तेरा क्या कॉम्पोजिशन है? मेरे अंदर भी डीएनए है, मेरे अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन है, मेरे अंदर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, मेरे में भी आरएनए है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे अगर डीएनए में ज्यादा फोल्डिंग है, डीएनए में ज्यादा कॉइलिंग है,
तो वो क्रोमोसोम है। अगर डीएनए में फोल्डिंग कम है, डीएनए में लूप्स कम है, डीएनए में कॉइल कम है, तो वो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन डीएनए की डीकंडेंस फॉर्म है, क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म है, क्रोमैटिन डीएनए का डीकंडेंस फॉर्म है, क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। जितना कंडेंस होता जाएगा उतना थिक होता जाएगा, जितना डीकंडेंस होगा उतना लॉन्ग होगा। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। फटाफट समझ में आया तो जल्दी से यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज देखिए, यहां पर देखिए, ये कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। ये कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। तो ये कितना क्रोमोसोम हुआ? एक। ये कितना हुआ? एक। दोनों ही एक क्रोमोसोम है। इसके अंदर क्रोमेटिड कितनी है? ये पूरा का पूरा व्हाइट वन क्रोमेटिड है। ये आपका सेंट्रोमियर है। ये पूरा का पूरा व्हाइट वन क्रोमेटिड है। ये पूरी की पूरी एक क्रोमेटिड है। ये व्हाइट वाली एक क्रोमेटिड, येलो वाली एक क्रोमेटिड। तो यहां पर क्रोमेटिड दो हैं, यहां पर क्रोमेटिड एक है। ये एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। यहां क्रोमेटिड एक है, यहां क्रोमेटिड दो हैं। नंबर ऑफ डीएनए, इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके अंदर दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो ये रहा, और दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रहा। तो इसके अंदर दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। बिल्कुल सही। कितना क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। ये भी कितना क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। इसके अंदर कितनी क्रोमेटिड है? एक। इसके अंदर कितनी क्रोमेटिड है? दो। एक व्हाइट वाली और एक येलो वाली। यहां सिर्फ एक है, व्हाइट वाली। इसके अंदर कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अंदर कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए? दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके डीएनए के अमाउंट को अगर 2C बोलेंगे तो इसके डीएनए के अमाउंट डबल हैं, इसमें दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 4C। इसको हम बोलेंगे 4C। इसको हम बोलेंगे 4C। इसको हम बोलेंगे 4C। तो बच्चों, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम? एक। ये कितना क्रोमोसोम? एक। इसमें कितनी क्रोमेटिड? एक। इसमें कितनी क्रोमेटिड? दो। क्रोमेटिड के अंदर होता है डीएनए। तो पहले आपका है क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले था आपका क्या था? डीएनए था, बिल्कुल सही है। उस डीएनए के साथ आपके क्या आकर जुड़े? आपके आके जुड़े डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े, बिल्कुल सही है। तो आपकी एक चीज बनी जिसको आपने बोला क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपका और ज्यादा कंडेंस हुआ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम बना हुआ है किसका? क्रोमोसोम बना हुआ है किसका? क्रोमोसोम बना हुआ है क्रोमेटिड का, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम बना हुआ है क्रोमेटिड का। यहां दो क्रोमेटिड, यहां एक क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिड के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। क्रोमेटिड के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो आप यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। सी रिप्रेजेंटेशन है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है। अगर ये आपका 2C डीएनए है
तो ये आपका 4C डीएनए है, क्योंकि यहां डीएनए का जो अमाउंट है वो आपका डबल है, वो आपका डबल है। अगर यहां डीएनए 2x है तो यहां डीएनए 4x है, यहां डीएनए अगर 2y है तो यहां डीएनए आपका 4y है। यह है कहने का मतलब। तो बच्चों, आपने जो चीज अभी जानी, सबसे पहले आपने जाना क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। आपने जाना क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस आपने जाना। तो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे पहले आपके पास होता है डीएनए, लेकिन यह डीएनए इतना लंबा होता है कि आप इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। तो इस डीएनए के साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं और इस डीएनए को थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स को वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन बोलते हैं। बाद में इस क्रोमैटिन का जो डीएनए है उसमें और ज्यादा कॉइल्स बढ़ जाएंगे। अगर उसमें और ज्यादा कॉइल्स बढ़ जाएंगे तो वो डीएनए और थोड़ा छोटा लगेगा, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो डीकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम छोटा है, क्रोमोसोम थिक है, उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स डीएनए में ज्यादा है, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। क्रोमैटिन में नंबर ऑफ कॉइल्स क्रोमोसोम के कंपेयर में कम है, वो क्रोमैटिन की लेंथ ज्यादा है, क्रोमैटिन का डीएनए डीकंडेंस है, उसकी विजिबिलिटी कम है, उसकी लंबाई ज्यादा है, इसलिए वो आपका थिन है। क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड भी हो सकता है, क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड भी हो सकते हैं, एक क्रोमैटिड में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दो क्रोमैटिड में दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये डीएनए का अमाउंट 2C है तो ये डीएनए का अमाउंट 4C है। यहां तक पूरा मैंने आपको कहा था पहली दूसरी क्लास में स्लो लेके चलूंगा, आपके बेसिक तैयार करने हैं। अगर समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, अगर समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो फटाफट यस लिख दीजिए। स्लो लेके चलूंगा, पहली बोल रहा हूं अभी, स्लो लेके चलूंगा पहली दूसरी क्लास, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाओगे, पूरी जेनेटिक्स खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं, कहीं के नहीं रह पाओगे। ठीक है, कहीं के नहीं रह पाओगे। पर मैं तुम्हें पूरा का पूरा, कहां गया पेन, हाँ ठीक है। अब तुम्हें क्रोमैटिन में डिफरेंस पता आया, तुम्हें क्रोमोसोम में वर्ड पता चल गया, ठीक है, तुम्हें डीएनए पता चल गया। अब समझना जरा, अब समझना, दो वर्ड और होते हैं, दो वर्ड और हैं, इनको भी समझना। एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है आपका डिप्लॉइड। एक है आपका हैप्लॉइड और एक जो होता है आपका वो होता है डिप्लॉइड। तो एक है आपका हैप्लॉइड और एक है आपका डिप्लॉइड। पूरा फोकस करना अच्छे से, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। ये लो, लिखो इसको, लिखो बेटा, लिखो, पहले इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, लिखो। हेडिंग जो आपकी डलेगी, आज की जो हेडिंग पहली डलेगी, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। हेडिंग पहली डलेगी, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। लिखिए, पहले आप इसको लिखिए और इसके बाद आप इसको लिखेंगे। लिखिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, आराम से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, पहले इसको लिखना चाहते हो, ये लो, लिखो, हेडिंग डाल देना, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। लिखो, जल्दी जल्दी लिखना।
लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। क्रोमोसोम की जो दो हाथ पांव हैं, जो टांगे हैं, उनको क्रोमैटिड बोलते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन जिस चीज का बना है वो क्रोमैटिड है, वो क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड आपको दिख ही रही है, दो क्रोमैटिड आपको दिख रही है क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए का लेंथ आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पे बताऊंगा। 2 मीटर का धागे होते हैं, 2 मीटर की उसकी लेंथ होती है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम में 2 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें जो बेस पेयर होते हैं वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, बट इनकी अभी जरूरत नहीं है। मैंने आपको एकदम नॉर्मल और बेसिक और देसी भाषा में समझाया है। इनकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये लो, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। एकदम बेसिक से लेकर उठा के चलेंगे आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। तुमने थोड़ी सी भी हड़बड़ी करी और मैंने थोड़ी सी भी हड़बड़ी करी, एक क्लास खराब, चैप्टर खराब। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब होता है डीएनए के दो धागे। डीएनए के दो धागे 11th क्लास में बताया जाता है ये सब। करेंगे टाइम टेबल की, करेंगे बात, करेंगे अभी। अभी थोड़ा सा क्लास में फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लास में फोकस करते हैं अभी। डन, डन। डन डन डन। सी रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तुम 2C की जगह 2X लिख लो, 2Y लिख लो, 2W लिख लो। डन डन डन। चलो अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में मतलब समझना। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर क्या डिफरेंस है इसको समझना। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, फिर जीन बताऊंगा, फिर एलील बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या होता है, डिफरेंस समझिएगा बच्चों। अगर आप ह्यूमन की कोई सेल लेंगे, ठीक है, ह्यूमन की कोई सेल लेंगे आप, ठीक है, ह्यूमन जो है वो आपका डिप्लॉयड है। ह्यूमन कैसा है आपका, डिप्लॉयड है। तो हमारे अंदर लगभग सारी की सारी जो सेल है, लगभग ऑलमोस्ट सारी की सारी जो सेल है वो डिप्लॉयड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सुनिएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है। ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम, ऐसे ही ये पांचवा क्रोमोसोम, ये छठवां क्रोमोसोम, ये सातवां क्रोमोसोम, ये आठवां क्रोमोसोम। इस तरीके से इस सेल के अंदर अगर मैं पूछूं टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम सेल में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम हैं। लेकिन आप देखिए ये कितना पेयर है, ये आपका 1 पेयर है, ये आपका 1 पेयर। तो मेरी हर सेल में, मेरी कान की सेल में, मेरी नाक की सेल में, सॉरी, मेरी कान की सेल में, मेरी नाक की सेल में, मेरी हाथ की सेल में, मैं अपनी बॉडी की कोई सेल निकालूं तो उस सेल के अंदर मुझे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। मतलब मुझे उसके अंदर कितने पेयर मिलेंगे, मुझे उसके अंदर 23 पेयर मिलेंगे। किसके,
क्रोमोसोम के। तो एक पेयर में कितना क्रोमोसोम हुआ? एक पेयर में कितना क्रोमोसोम हुआ? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक पेयर में आपका हुआ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इस कंडीशन को आप बोलते हैं डिप्लॉयड। इस कंडीशन को आप बोलते हैं डिप्लॉयड। इस कंडीशन को आप बोलते हैं डिप्लॉयड। तो अगर मैं कहीं लिखता हूं 2n इज इक्वल टू 46, 2n इज इक्वल टू 46, इसका मतलब ये हुआ मेरी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है। 2n इज इक्वल टू 46 का मतलब यह हुआ कि मेरे अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होना, इसको बोलते हैं 2n कंडीशन, इसको बोलते हैं 2n कंडीशन। अगर वहां 3 क्रोमोसोम होते तो मैं 3n बोलता, अगर 4 क्रोमोसोम होते 5n बोलता, बट एक पेयर में मेरे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? डिप्लॉयड का मतलब यह हुआ कि मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम मान लीजिए 46 हैं, तो पेयर कितने हो गए? 23 पेयर। एक पेयर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। अगर ये कंडीशन आपकी ऐसी होती, अगर ये कंडीशन आपकी ऐसी होती, अगर ये कंडीशन आपकी ऐसी होती, तो बताओ इसको क्या लिखते? इसको क्या लिखते? हर सेट में 3 क्रोमोसोम होते तो इसको क्या लिखते? इसको 2n लिखते या 3n लिखते? अगर हर सेट में 3 क्रोमोसोम होते तो आप इसको 2n लिखते या 3n लिखते? लिख के बताओ, लिख के बताओ, इसको 2n लिखते या 3n लिखते? अगर हर सेट में 3 क्रोमोसोम होते तो आप क्या लिखते? 2n या 3n? 3n लिखते। बट हमारी बॉडी में हर पेयर में 2 क्रोमोसोम हैं, इसलिए हम जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, हम जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। आ गया होगा समझ में? डिप्लॉयड तुमको समझ में आ गया होगा, डिप्लॉयड तुमको समझ में आ गया होगा, डिप्लॉयड तुमको समझ में आ गया, डिप्लॉयड तुमको समझ में आ गया। तो डिप्लॉयड कभी मत भूलना, डिप्लॉयड कभी मत भूलना, ठीक है? तुमको डिप्लॉयड समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझो, अब दूसरा समझो, दूसरा समझो, दूसरा समझो। ये है आपका हैप्लॉयड, ये है आपका हैप्लॉयड। अभी मैंने कोई टॉपिक नहीं डाला, एनसीईआरटी का कोई टॉपिक नहीं डाला, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास ले रहा हूं। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहली जो क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे फिजिक्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट तो कल की क्लास में करूंगा, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की कुछ क्लास ले रहा हूं, तो घबराना मत। मैंने तुमको कहा है कि 2 क्लास तक एनसीईआरटी नहीं खोलना। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? एक मेल है, ये रहा एक मेल, ये है आपका फीमेल। अब इस मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? इस मेल के अंदर हैं 46 क्रोमोसोम, इस फीमेल के अंदर भी हैं 46 क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है। अब ये 2n है, ये 2n है, इस मेल ने गैमेट बनाया, इस मेल ने गैमेट बनाया। मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म। फीमेल ने गैमेट बनाया, फीमेल के गैमेट को बोलते हैं एग। हमारे अंदर जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं।
किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मियोसिस में हैप्लॉइड सेल बनती है, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में 20 क्रोमोसोम होते थे तो पोलन ग्रेन में 10 क्रोमोसोम होते थे। अगर अगर ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, इस पुरुष ने अपना मेल गैमेट बनाया जिसको आपने बोला स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्पर्म गैमेट है, बिल्कुल सही है। एग क्या है? एग भी गैमेट है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मियोसिस से गैमेट बना, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, आधा हो गया, इसका मतलब यहां 2n से n हो गया 23 और यहां n हो गया 23। तो आप मुझे बताइए, हैप्लॉइड के अंदर आपके 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड के अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आप कोई हैप्लॉइड सेल देखेंगे, अगर 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 आप कोई हैप्लॉइड सेल देखेंगे तो हैप्लॉइड सेल के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर आपके जो क्रोमोसोम मिलेंगे, हैप्लॉइड सेल के अंदर आपके जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो सब सिंगल मिलेंगे, वो सब सिंगल मिलेंगे, वो सब सिंगल मिलेंगे। तो ये आपकी हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम हैं। तो बच्चों N20 N20, तो हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों N23 N23, तो यहां से 23 क्रोमोसोम, यहां से 23 क्रोमोसोम से बच्चा बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो 23 प्लस 23 हो जाएगा 46। ये आपका बच्चा पैदा हो गया, ये हमारा बच्चा पैदा हो गया। मेल में 2n46, फीमेल में 2n46। ठीक है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड, हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। जब गैमेट बना तो गैमेट में कितना गया? 23 गया। गैमेट में कितना गया? 23 गया। तो आप देख लीजिए, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड में 2 क्रोमोसोम नहीं होते, एक पेयर नहीं होता, आपका सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होगा। तो ऐसा इसको आप मान लीजिए कि ये स्पर्म है, या आप इसको मान लीजिए ये एग है। स्पर्म और एग दोनों ही हैप्लॉइड हैं, उसमें ऐसे 23 क्रोमोसोम होंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, हर एक उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, हर एक उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा। और ये हो गया 46। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट यस लिखिए। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में मतलब आपको समझ में आ गया। डिप्लॉइड में एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर सिंगल। तो सिंगल आपके कहां मिलते हैं? गैमेट्स में मिलते हैं। सिंगल आपके मिलते हैं, गैमेट्स में मिलते हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया, बच्चों के अंदर 23 क्रोमोसोम मम्मी के हैं और 23 क्रोमोसोम पापा के हैं। बच्चे के अंदर 23 क्रोमोसोम मम्मी के हैं और 23 क्रोमोसोम पापा के हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, आज बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया, आपको क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये n इज इक्वल टू 23, ये हैप्लॉइड है, मतलब जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड हैं, ये जो गैमेट हैं वो हैप्लॉइड हैं।
यहाँ आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हमारी बॉडी में सभी सेल डिप्लॉयड होती हैं गैमेट को छोड़ के, इसलिए हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिएगा। स्लो चलूंगा, मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूं, आपने देखा मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया है, जरूरी है। 22 लेक्चर मिले हैं चैप्टर को खत्म कराने में, क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। थोड़ा सा भगाया खेल खत्म, थोड़ा सा भगाया खेल खत्म। मैं आपको चाहता बहुत अच्छे से देखो, ऐसे यहां से स्टार्ट कर सकता था, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, खेल खत्म हो जाएगा आपका, खेल खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में ही। डन डन। बस विश्वास रखना, मैं बहुत क्वालिटी के साथ चैप्टर खत्म करूंगा, बस विश्वास रखना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड कोई पूछे नींद में उठा के, कोई बच्चा बेसिक से बता देना उसको क्या होता है। आज के बाद कोई क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस पूछे, बता देना उसको कि भाई डीएनए बहुत लंबा होता है यार, उसको छोटा करके न्यूक्लियस में बैठाना है। उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तो डीएनए के अंदर कॉइलिंग बढ़ जाती है, उसके बाद अगर उसमें और कॉइलिंग बढ़ जाए तो वो क्रोमोसोम है। कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, बट देखने का फर्क है। ठीक है, डन डन। अगला देखिए, अब एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुबारक हो, एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, ये रहा एक ऑफस्प्रिंग, ये रहा ऑफस्प्रिंग। इस ऑफस्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम मम्मी के हैं और 23 क्रोमोसोम पापा के हैं। तो मम्मी के क्रोमोसोम का डीएनए बच्चे में आया और पापा के क्रोमोसोम का डीएनए बच्चे में आया, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं कहूं कि ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये रहा आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने पेयर हैं, ये रहा आपका एक पेयर, बिल्कुल सही है, ये है आपका एक पेयर। ऐसे ही दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ऐसे आपके बताओ कितने पेयर होंगे, बताओ ऐसे कितने पेयर होंगे, लिख के बताओ ऐसे कितने पेयर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है। ये पहला पेयर हो गया, फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये आपका थर्ड पेयर, ये आपका फोर्थ पेयर, इसी तरीके से ये फिफ्थ पेयर, इसी तरीके से उस बच्चे में सिक्स्थ पेयर, इस तरीके से सेवंथ पेयर, इस तरीके से एट्थ पेयर, और ऐसे करते करते उसके अंदर कितने पेयर होंगे? ऐसे करते करते उसके अंदर होंगे 23 पेयर, बिल्कुल सही है। इसमें एक क्रोमोसोम मम्मी का है, एक क्रोमोसोम पापा का है। मान लो ग्रीन वाला मम्मी का है, मम्मी वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं एम, मम्मी को बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, मम्मी वाले को बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, और पापा वाले को बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, पापा वाले को बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। हे बच्चे, हाँ, तेरे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम मेरी मां से आए, 23 क्रोमोसोम मेरे पिताजी से आए, बिल्कुल सही है। एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, 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 उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही पेयर के जो 2 क्रोमोसोम हैं, एक ही पेयर के जो 2 क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम,
होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका जो शेप होता है, जिनका जो साइज होता है, वो आपका सेम होता है। एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर, टू क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर, टू क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर, टू क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर। एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं क्योंकि उनका शेप और साइज सेम होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा नॉन होमोलोगस क्या है, इस पेयर का एक क्रोमोसोम, इस पेयर का एक क्रोमोसोम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन होमोलोगस, इस पेयर का एक क्रोमोसोम, इस पेयर का एक क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन होमोलोगस। एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस, एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस, एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस। एक पेयर का एक ले लो, दूसरे पेयर का एक ले लो, एक पेयर का एक ले लो, दूसरे पेयर का एक ले लो। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस, अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस। समझ में आया तो यस लिख, 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 समझ में आया तो यस लिख। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस समझ में आया तो यस लिख। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया डिफरेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट पेयर, क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट पेयर, क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट पेयर, क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट पेयर। एक फर्स्ट का ले लो, एक सेकंड का ले लो, या फिर एक फर्स्ट का ले लो, एक फिफ्थ का ले लो, एक फर्स्ट का ले लो, एक सेवंथ का ले लो, एक सिक्स का ले लो, एक थर्ड का ले लो, एक सेकंड का ले लो, एक एट का ले लो। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम को उठा लो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और इनका जो शेप साइज होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम आपने उठाए हैं। तो यहां आपने किसके बारे में पढ़ा? यहां आपने किसके बारे में पढ़ा? यहां आपने पढ़ा किसके बारे में? यहां आपने जाना किसके बारे में? यहां आपने जाना होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा, ये सारी टर्म्स आगे यूज होती हैं। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अभी आपको तैयार किया जा रहा है जेनेटिक्स के लिए, तैयार कर रहा हूं अभी, विश्वास रखना। खेल बड़ा नहीं है इस बार, खेल बहुत बड़ा है। ये चैप्टर हो गया खत्म, समझना, ये समझ लेना कि ट्वेल्थ की बॉटनी खत्म हो गई, ट्वेल्थ की बॉटनी खत्म हो गई, ये समझ लेना। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सिस्टर क्रोमैटिड बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, घबराना नहीं, सब बताऊंगा, तोल तोल के बताऊंगा, एक के बाद एक सब बताऊंगा, घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब बताऊंगा। सब बताऊंगा, सिस्टर, नॉन सिस्टर, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, सब बताऊंगा, घबराना नहीं। डन, डन। तूने मेरे जाना
इश्क भी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। डन 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 डारा। डन। अभी एनसीईआरटी मत खोलना, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आप सोचोगे क्या पढ़ा दिया मास्टर ने, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको तैयार किया जा रहा है, अभी चैप्टर के लिए तैयार किया जा रहा है। आज की क्लास की हेडिंग ही मैंने आप देखो कुछ नहीं डाली है, जीन, क्रोमोसोम और डीएनए ये सब डाला हुआ है, कुछ बेसिक्स की। डन बच्चों, डन करें, आगे बढ़े, जल्दी से डन लिख दो, सभी लोग डन लिख दीजिए, सभी लोग डन लिख दीजिए, ये बैठे हैं जल्दी से डन लिख दीजिए, जल्दी से डन लिख दीजिए रॉकी भाई के लिए, सभी लोग। ये सोफे पे चाउमीन खा रहा है, जल्दी से चाउमीन को साइड में रखो, डन लिख दे। ठीक है, होमोलोगस पता चल गया, नॉन होमोलोगस पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, हद से ज्यादा ध्यान से देखिएगा, हद से ज्यादा ध्यान से देखिएगा, हद से ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ये है आपका, अब यहां पर आपका हमने लिख दिया, यहां हमने लिख दिया सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इसके बाद आएगा जीन और एलील, फिर आप तैयार हो जाओगे। इसके बाद आएगा जीन और एलील। अब आप देखिएगा, एक क्रोमोसोम, ये रहा आपका एक क्रोमोसोम, ये है आपका एक क्रोमोसोम, ये है आपका एक क्रोमोसोम। इस एक क्रोमोसोम में ये रहा आपका डीएनए और ये रहा आपका डीएनए, बिल्कुल सही है। एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड होती हैं, ये आपकी कितनी क्रोमैटिड हैं? ये आपकी दो क्रोमैटिड हैं। एक मैंने येलो से दिखाई है और एक मैंने आपको ग्रीन से दिखाई है। तो एक ही क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड दिख रही हैं? दो क्रोमैटिड दिख रही हैं। तो क्रोमैटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम, क्रोमैटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम, क्रोमैटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड होती हैं वो क्रोमैटिड आपकी होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड। दोनों की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करिए, अब आप एक पेयर ले लीजिए क्रोमोसोम का, अब आप एक पेयर ले लीजिए क्रोमोसोम का। भाई मेरे अंदर क्रोमोसोम पेयर में है, मेरे बच्चे के अंदर क्रोमोसोम पेयर में है, मेरे मम्मी पापा में क्रोमोसोम पेयर में है, आप सबके अंदर क्रोमोसोम पेयर में है। तो अब आप एक काम करिए, एक क्रोमैटिड ये ले लीजिए और एक क्रोमैटिड ये ले लीजिए। तो क्रोमैटिड फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम, एक टांग इस क्रोमोसोम की उठा ली, एक टांग इस क्रोमोसोम की उठा ली। ये कितने पेयर हैं क्रोमोसोम के? ये आपके एक पेयर हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से एक क्रोमोसोम मम्मी का है और एक क्रोमोसोम पापा का है। एक क्रोमोसोम मम्मी का है, एक क्रोमोसोम पापा का है। अरे मेरी मम्मी के बॉडी में जो सेल्स हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम मेरे नाना के होंगे और 23 क्रोमोसोम मेरी नानी के होंगे। ऐसे ही हमारे अंदर एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम की ले लीजिए, एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम की ले लीजिए। तो जो क्रोमैटिड है, जो आपका एक क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम, क्रोमैटिड फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड, अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड होती है
उसको आप बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, उसको आप बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, फटाक से यस लिखिए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, फटाक से यस लिखिए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए। सिस्टर और नॉन सिस्टर समझ में आया तो यस लिखिए। तो ये हैं आपकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये हैं आपकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट आपका आएगा, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट आपका आएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब आप नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो आप देखेंगे जीन, वो आप देखेंगे जीन। ठीक है, जीन को देखने, हाँ ये आप देखेंगे जीन। तो नेक्स्ट आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे जीन। जीन देखिएगा, जीन क्या होता है? जीन ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम मम्मी के हैं, 23 क्रोमोसोम पापा के हैं। क्रोमोसोम में है डीएनए, क्रोमोसोम में है डीएनए। अब जीन देखिए क्या होता है, जीन देखिए क्या होता है। जीन स्मॉलेस्ट segment of DNA, smallest segment of DNA which form protein। DNA का वो टुकड़ा which form protein and पूरा फोकस करना, एंड दिस प्रोटीन कंट्रोल्ड वन कैरेक्टर। इसका मतलब समझो अब क्या हुआ, इसका मतलब समझो क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि एक जीन का मतलब होता है एक कैरेक्टर। इसका मतलब समझना, एक जीन का मतलब होता है एक कैरेक्टर। अब जरा जीन का मतलब समझो, जीन क्या है, जीन का मतलब समझो क्या है। मैंने यहां पर एक क्रोमोसोम बनाया, ये बनाया क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। पूरा फोकस करना अच्छे से, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। जीन का मतलब समझाने जा रहा हूं। जीन के अंदर ये क्रोमोसोम बनाया और क्रोमोसोम के अंदर मैंने आपका बनाया डीएनए। ये रहा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, बिल्कुल सही है। सर जीन बताओ क्या है? जीन, जीन डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, ये जीन हो सकता है, ये जीन हो सकता है, ये भी जीन हो सकता है, ये भी जीन हो सकता है। मैंने आपको कितने तरह के जीन दिखाए? 1 2 3 4। तो मैंने रेड रेड कलर से क्या दिखाया? क्रोमोसोम में येलो कलर से दिखाया डीएनए। उस डीएनए में सिर्फ ये वाला डीएनए जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, सिर्फ ये वाला डीएनए जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, सिर्फ ये वाला डीएनए जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये वाला डीएनए जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, यही डीएनए है जो प्रोटीन बना सकता है। बाकी जो येलो वाला डीएनए है वो प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए का वो टुकड़ा ये डीएनए है, तो इस डीएनए का वो टुकड़ा जो कोई प्रोटीन बना सकता है, जो कोई प्रोटीन बना सकता है, उसको जीन बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं। भैया ये रहा आपका डीएनए। तो ये पूरा डीएनए जीन नहीं है। इस डीएनए में वो पर्टिकुलर डीएनए, वो छोटा सा पर्टिकुलर डीएनए, ये डीएनए प्रोटीन बना सकता है, ये डीएनए प्रोटीन बना सकता है, ये डीएनए प्रोटीन बना सकता है, ये डीएनए प्रोटीन बना सकता है। क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए का भी वो सबसे छोटा डीएनए जो प्रोटीन बना सकता है, उस डीएनए को बोलते हैं जीन।
जीन। लिख के बता समझ आया नहीं आया? अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। जीन की डेफिनेशन समझ में आई तो यस लिख, यस लिख फटाफट, यस लिख। एक कह रहा है कि नींद आ रही है, सो जा बेटा, सो जा, सो जा, गलती तेरी नहीं है। नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यस, जल्दी से यस, जल्दी से यस, जल्दी से यस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मुझसे मेरे बच्चे में बताओ कितने क्रोमोसोम गए, लिख के बताओ। मुझसे मेरे बच्चे में कितने क्रोमोसोम गए, लिख के बताओ, लिख के बताओ। मुझसे मेरे बच्चे में कितने क्रोमोसोम गए, लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ कितने क्रोमोसोम गए, कितने क्रोमोसोम गए? 23 क्रोमोसोम गए। ठीक है, 23 क्रोमोसोम गए। तो उस क्रोमोसोम में डीएनए गया, तो मेरे बच्चे में क्रोमोसोम गया मतलब डीएनए गया। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई यश का जो स्किन कलर है वो स्किन कलर पापा से मिलता है, तो बताओ ये कितना कैरेक्टर हो गया? 1। फिर किसी ने कहा कि यश की हाइट तो बिल्कुल रुपेश के ऊपर गई है, कितने कैरेक्टर हो गए? 1। टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 2। फिर किसी ने कहा कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से कह दो कि भैया यश के जो बाल का जो कलर है ये बिल्कुल रुपेश के बाल के कलर से मिलता है, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 3। इसका मतलब मेरा क्रोमोसोम जो मेरे बच्चे में गए, मेरे 23 क्रोमोसोम मेरे बच्चे में गए, हर क्रोमोसोम में डीएनए था, लेकिन डीएनए का हर पार्ट पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए में कोई पर्टिकुलर पार्ट जो प्रोटीन बना के कोई ना कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, कोई ना कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, उसको जीन बोलते हैं। तो अगर मेरे बच्चे में मेरे 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसका मतलब उन 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले कितने जीन हैं? उसको कंट्रोल करने वाले 3 जीन हैं। तो जीन क्या हुआ? जीन डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, सबसे छोटा डीएनए इज कॉल्ड जीन। सबसे छोटा डीएनए विच कंट्रोल कैरेक्टर कॉल्ड जीन। सबसे छोटा डीएनए विच कंट्रोल कैरेक्टर कॉल्ड जीन। सबसे छोटा डीएनए विच कंट्रोल कैरेक्टर कॉल्ड जीन। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। ए लिखना रे दीवाने, लिखना। ए बाबा लिखना। एक जनरेशन से मुझसे मेरे कैरेक्टर मेरे बच्चे में क्रोमोसोम लेके गए, सही है। क्रोमोसोम का भी क्या? डीएनए। अबे डीएनए का भी क्या? जीन। तो यूनिट ऑफ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर लेके क्रोमोसोम गया, सही है। क्रोमोसोम का भी क्या? डीएनए। अबे डीएनए का भी क्या? सबसे ज्यादा सही, डीएनए का भी सबसे छोटा डीएनए जिसको जीन बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म प्रोटीन, and this protein controlled one character, and this protein controlled one character. So one gene one character, one gene one character. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपको जीन का मतलब समझ में आ गया, आपका जीन का मतलब समझ में आ गया। तो जीन क्या है? जीन है आपका यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सर हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट को बोल दिया हमने 1 जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को हमने बोल दिया अनदर
जनरेशन, बिल्कुल सही है, अनदर जनरेशन। तो जीन क्या है? जीन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जाना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। बिल्कुल सही है। और यह भी बोल सकते हैं कि जीन है आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सर इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब हुआ द प्रोसेस, वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर का पेरेंट से बच्चों में जाना, और जिस प्रोसेस के द्वारा कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो भैया जीन डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर है। जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। और जो जीन टर्म है, जो जीन टर्म है, टर्म जीन जिन्होंने यूज किया था उन साइंटिस्ट का नाम था आपका जोहानसन, उन साइंटिस्ट का नाम था जोहानसन। मेंडल जो थे, मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर। मेंडल जीन को क्या बोलते थे? मेंडल यूज टर्म फैक्टर। मेंडल जीन को फैक्टर बोलते थे, मेंडल जीन को फैक्टर बोलते थे, मेंडल जीन को फैक्टर बोलते थे। मेंडल ने फैक्टर बोला, इसी फैक्टर को जीन जोहानसन ने बोला। मेंडल ने फैक्टर बोला, इसी फैक्टर को जीन जोहानसन ने बोला। मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, मेंडल ने वर्ड फैक्टर बोला था, और फैक्टर को वर्ड दिया था जीन किसने दिया था? जोहानसन ने। अरे किसने दिया था? जोहानसन ने। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट यहां पर लिख लीजिए, फटाफट यहां पर लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट यहां पे लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैं काफी टाइम देता हूं आपको। जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। डन डन डन। डन 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 डन। देख लो, अभी तक आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन नहीं बताई, क्योंकि जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्यों बताएं, अभी हम आए नहीं वहां पर। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, इस तरीके से चैप्टर शुरुआत किया जाएगा, इस तरीके से चैप्टर शुरू किया जाएगा। बट अगर मैं सीधा ये शुरू कर देता तो आपका खेल खत्म हो जाता, आपका खेल खत्म होता, मेरा भी खेल खत्म हो जाता। ये मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा इस तरीके से। अभी मैंने आपकी कुछ बेसिक्स की क्लास ली है, बेसिक्स क्लास ली है आपकी, ठीक है, बेसिक्स की कुछ क्लास ली है। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं? यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं भाई, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, एक चीज है कैरेक्टर,
और एक चीज है ट्रेट। एक है कैरेक्टर और एक है ट्रेट। ये बेसिक है, इनके बिना जेनेटिक्स शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, कैरेक्टर एंड ट्रेट, कैरेक्टर एंड ट्रेट, ध्यान से समझना, कैरेक्टर एंड ट्रेट। मैंने बोला कि मेरे पास एक जीन है, मेरे पास एक जीन है, ये रहा वो जीन। कितना जीन है? एक जीन है, ये रहा एक जीन। और आपको बताया गया कि एक जीन, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का नाम मैंने ले लिया, मान लो उस कैरेक्टर का नाम है प्लांट की हाइट। तो आपसे किसी ने पूछा प्लांट की हाइट क्या है, तो प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है। और इसको बच्चों हर चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, इसको पढ़ाने का तरीका अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ाने का तरीका अलग है। मैंने आपसे कहा था इसमें अपनी वॉइस बहुत कम रखूंगा और पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ज्यादा तेज करूंगा समझ नहीं आएगा। एक जीन एक कैरेक्टर। हे जीन, हाँ तू कितने कैरेक्टर कंट्रोल करता है? एक। उस कैरेक्टर का नाम क्या है? प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है। और हाइट प्लांट की कैसी हो सकती है? प्लांट या तो लंबा हो सकता है या फिर प्लांट छोटा हो सकता है। टॉल और ड्वार्फ जो है वो कैरेक्टर नहीं है, वो ट्रेट है। वो क्या है? ट्रेट है। तो प्लांट की हाइट कैरेक्टर है और प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकता है। तो टॉल और ड्वार्फ जो हैं वो आपकी ट्रेट होती हैं, वो आपकी ट्रेट होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक और जीन है, ये रहा एक और जीन, वो जीन भी कंट्रोल करता है आपका एक कैरेक्टर, वो जीन भी आपका कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर। मैंने कहा क्या कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं यहां पर कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा हूं मटर के अंदर मैं कंट्रोल कर रहा हूं सीड का कलर, सीड का कलर। तो मटर के प्लांट में जो आपने मटर खाई होंगी, मटर आपने येलो कलर की भी देखी होंगी, मटर आपने ग्रीन कलर की भी देखी होंगी। तो कैरेक्टर का नाम हो गया सीड कलर, कैरेक्टर का नाम हो गया सीड कलर। और इसके अंदर आपकी आती हैं ट्रेट, इसके अंदर आपकी आती है ट्रेट। तो मटर का कलर कैसा हो सकता है? मटर आपने येलो कलर की भी देखी होगी, मटर आपने ग्रीन कलर की भी देखी होगी। तो ये जो येलो कलर की मटर हैं ये हैं ट्रेट, ये जो ग्रीन कलर की हैं ये हैं ट्रेट। बच्चों ह्यूमन स्किन कलर कैरेक्टर है, पर बंदा गोरा हो सकता है, बहुत ज्यादा गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, बहुत ज्यादा काला हो सकता है, लाइट हो सकता है, गोरा बहुत गोरा, काला बहुत काला, लाइट, ये सब ट्रेट हैं। ह्यूमन स्किन कलर कैरेक्टर है, ह्यूमन स्किन कलर कैरेक्टर है, काला गोरा लाइट ये सब ट्रेट हैं। जो रोज होता है, रोज का कलर कैरेक्टर है, बट रोज का कलर उसकी जो पेटल्स हैं वो येलो भी हो सकती हैं, वो रेड भी हो सकती हैं, वो व्हाइट भी हो सकती हैं। येलो रेड व्हाइट ट्रेट है, कलर कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कलर कैरेक्टर है, कलर कैरेक्टर है। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। सीड का कलर येलो और ग्रीन ये ट्रेट हैं, सीड कलर कैरेक्टर है, कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं, कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं, कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपको यहां पर समझ में आ गया। बिल्कुल एनसीईआरटी मत खोलना, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया एनसीईआरटी से, कुछ नहीं पढ़ाया एनसीईआरटी से। मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताई हैं, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, सिस्टर नॉन सिस्टर क्या है, जीन क्या है,
होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्या है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या है, मैंने आपको ये बताया है। मैंने अभी तक आपका ये शुरू ही नहीं किया। शुरू होगा तो इस तरीके से शुरू होगा, शुरू होगा। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, टर्म जेनेटिक्स क्या है, इस तरीके से चैप्टर स्टार्ट होगा। मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। कहीं तुम जाके ढूंढो, अरे आज तो मास्टर जी ने क्या पढ़ाया एनसीईआरटी में, 2 क्लास तक एनसीईआरटी नहीं खोलना, 2 क्लास तक एनसीईआरटी नहीं खोलना, 2 क्लास तक एनसीईआरटी नहीं खोलना। तो आप मुझे बताइए, ये रही मेरे हाथ में जीन्स, इतना लंबा डीएनए है, इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा तो ये बन गया, ये जो बना ये क्रोमैटिन है। इसमें और ज्यादा फोल्ड कर दो तो ये जो कॉइलिंग हुई ये है आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में फोल्डिंग ज्यादा है, कॉइलिंग ज्यादा है, इसलिए जीन्स छोटी लग रही है, इसलिए क्रोमोसोम छोटा लग रहा है। जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी जीन्स उतनी मोटी लगेगी, जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी, जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी, जीन्स उतनी मोटी लगेगी। जितनी ज्यादा फोल्डिंग, जितनी ज्यादा कॉइलिंग, जितनी ज्यादा पैकेजिंग, क्रोमोसोम उतना थिक लगेगा, क्रोमोसोम उतना शॉर्ट लगेगा। क्रोमोसोम थिक है, शॉर्ट है, क्योंकि उसके अंदर कॉइलिंग ज्यादा है, इसमें कॉइलिंग कम कर दीजिए, कॉइलिंग को बढ़ा दीजिए। जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी क्रोमोसोम उतना शॉर्ट होगा, उतना थिक होगा, उसका डीएनए की लंबाई उतनी कम होगी और वो उतना ही कंडेंस होगा। ये चीज मैंने आपको बताई। अनकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमैटिन, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम। ये छोटा होगा, यहां लंबाई डीएनए की कम होगी, यहां कॉइलिंग ज्यादा होगी, इसलिए इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। ऐसा मेटाफेस में दिखता है, ऐसा इंटरफेस में दिखता है। ये भी आपका एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। इसमें एक क्रोमैटिड है, इसमें 2 क्रोमैटिड हैं। क्रोमैटिड के अंदर धागे होते हैं, धागे को डीएनए बोलते हैं। यहां 2 डबल स्टैंडर्ड धागे हैं, यहां एक डबल स्टैंडर्ड धागा है। अगर ये डीएनए का अमाउंट 2C है तो ये डीएनए का अमाउंट 4C है। क्रोमोसोम बने हैं क्रोमैटिड से, एक व्हाइट कलर से दिखाया, एक येलो कलर से दिखाया। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक मम्मी का है, एक पापा का है। एक पेयर में अगर 2 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड बोलते हैं, अगर सिंगल क्रोमोसोम होता है तो हैप्लॉयड बोलते हैं। ऐसा गैमेट में मिलता है, स्पर्म और एग में मिलता है। हमारे बच्चे में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें एक क्रोमोसोम मेरा है, एक क्रोमोसोम वाइफ का है। तो बच्चे के अंदर एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उनका शेप साइज सेम होता है, उसमें एक मम्मी का है, एक पापा का है, होमोलोगस है। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम उठा लो, उसको नॉन होमोलोगस बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड सिस्टर होती हैं, अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड नॉन सिस्टर होती हैं। क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए का वो पर्टिकुलर टुकड़ा जो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जो कोई प्रोटीन बना सकता है, उसको जीन बोलते हैं। मतलब जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन वर्ड जॉनसन ने दिया था, लेकिन जॉनसन से पहले जीन को मेंडल फैक्टर बोलता था, उसी फैक्टर को जीन बोल दिया था जॉनसन ने। एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर होता है, एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर का मैंने एग्जांपल ले लिया प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। टॉल और ड्वार्फ ट्रेट होते हैं, ट्रेट से मिलके कैरेक्टर बनता है। कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं, कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं, कैरेक्टर में ट्रेट होती हैं। आप किसी को गुलाब का फूल दे रहे हो, वो गुलाब का फूल लाल हो सकता है, येलो हो सकता है, पिंक हो सकता है, सफेद हो सकता है। ये जो लाल है, ये जो येलो है, ये जो सफेद है, ये जो पिंक है, ये ट्रेट है। लेकिन रोज का कलर तो आपका कैरेक्टर है। अरे मैंने बोला आम कैरेक्टर है। तरह तरह के आम आते हैं, लंगड़ा आम, वो आम, अल्फांसो आम, ये आम, अलग अलग आम आते हैं। तो अगर मैं आपको बोला, आपको ट्रेट और कैरेक्टर समझ में आया,
तो अगर आपको आज की क्लास सही लगी, आपको लगा कि ये सेशन जरूरी था चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो मेरे सम्मान में आप दिल बना दीजिए। 5:30 तक ही है ना क्लास, तो अरे 5:30 तक की तो क्लास है, तो हमारे सम्मान में दिल बना दीजिए अगर आपको लगा कि ये सेशन जरूरी था, ये फालतू का सेशन नहीं था, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं था, ये सेशन जरूरी था, तो आप दिल बना दीजिए। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। ख्याल रखना। थैंक यू।